है कि वहाँ चंद्रशेखर की जीत में इमरान मसूद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ये चंद्रशेखर ने अपनी भीम आर्मी भी इमरान मसूद के लिए पूरी तरह एक्टिव की हुई थी यहाँ, जो उसका अब तक का पैटर्न है, जो अब जो स्थिति चल रही है, जैसे वो चल रहा है, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि फ्यूचर में वो मायावती का है, बल्कि बाकी और भी बहुत सारे दलित लीडर के मुकाबले सबसे बड़ा दलित चेहरा बनने वाला है। स्टेप बाय स्टेप संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए मुझे कोई शक, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह होगी जो वो दलित राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा देश में बन के नहीं उभरेगा। ये गलत बयान था। इस तरह की बयानबाजी, नेगेटिव बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो। ये मेरी चंद्रशेखर को सलाह है। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आज बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक भविष्य को लेकर। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के। इससे पहले उन्होंने भीम आर्मी का गठन किया था। जुझारू नेता हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े नगीना लोकसभा सीट से और जीत कर जो है लोकसभा पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिसके पास आज कोई भी सांसद मौजूद नहीं है। यानी कि एक तरह से चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी से बड़ी हुई। भले ही वोट फीसदी बहुजन समाज पार्टी के पास 10% के आसपास हो और चंद्रशेखर अकेली सीट से लड़े, एक ही सीट से लड़े और चुनाव जीत गए। अब चंद्रशेखर का क्या राजनीतिक भविष्य है, क्योंकि जिस तरह बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है, विधानसभा में सिर्फ एक विधायक और लोकसभा में एक भी सांसद नहीं। चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच गए हैं। अब दलितों के ऊपर बड़ी राजनीति होगी, क्योंकि जिस तरह मायावती जी ने चुनाव के दौरान ही अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और जब मुखर होकर आकाश आनंद बोलने लगे तो उन्होंने उनके पद से हटा दिया था। और अब चुनाव में मिली हार के बाद फिर से बहन जी ने आकाश आनंद को आगे बढ़ा दिया है, अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया है। क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजी है? क्या ये चंद्रशेखर आजाद का डर है? क्योंकि जिस तरह चंद्रशेखर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और मुस्लिमों को भी, दलित के साथ कहीं भी अत्याचार हो चंद्रशेखर आजाद स्वयं वहां पहुंचते हैं या फिर अपने किसी बड़े प्रतिनिधि को वहां पर भेजते हैं। खुलकर राजनीति कर रहे हैं, संसद में पहुंच गए। अब एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म उन्होंने अपनी बात रखने का मिल चुका है, जबकि बसपा के पास ये नहीं है। अब क्या राजनीतिक भविष्य रहेगा, इसी को लेकर हम बात करेंगे। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई आपका। जैसे कि मैंने बताया, चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी संसद सदस्य नहीं है। एक लड़ाई है दलित वोटों को लेकर। अब क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को चुनौती दे पाएंगे या चंद्रशेखर आजाद बहन जी का वोट बैंक अपनी तरफ खिसकाने में कामयाब होंगे? कैसा लगता है आपको? देखो, फिलहाल तो चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद के सामने काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, पॉलिटिशियन है। लंबे टाइम से लगातार संघर्ष किया, बहुत बार जेल गया, बहुत बार पुलिस की लाठियां खाई हैं। दरअसल संघर्ष का और आजाद का एक तरीके से चोली दामन का साथ बन गया। आकाश आनंद अभी टेस्टेड भी नहीं है, कहीं कोई संघर्ष नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं, किसी पद पे नहीं रहा। ऐसा कोई उसके पीछे की बस एक विरासत है कि मायावती की विरासत है। मायावती अपनी विरासत खुद नहीं संभाल पा रही थी। अभी आकाश आनंद क्या करता है, चूंकि नया लड़का है और हो सकता है वो संभाल पाए, लेकिन फिलहाल तो एक लाइन में अगर कहूं तो चंद्रशेखर रावण आकाश के मुकाबले काफी मजबूत नजर आते हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के हौसले बुलंद हैं, एक सीट पर लड़े, चुनाव जीते। अब उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर जो विधायक सांसद बने गए, अन्य कारणों से 10 उपचुनाव होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा कर दी है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ बहन जी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती, एक आध अपवाद को छोड़कर, लेकिन अब बहन जी ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी उपचुनाव लड़ेंगे। इसे कैसे देखते हैं आप? चंद्रशेखर का डर है या कुछ और है? देखो, अब इसे मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तरीका तो ये कि दलित वोटर्स की आपस की राजनीति ये खींचतान है। फिर मैं अगर इसको पूरी राष्ट्रीय राजनीति या यूपी की भविष्य की राजनीति के हिसाब समग्र रूप में देखूं तो ये दोनों का ही बहुत अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि ये सच है कि फिलहाल यूपी में अखिलेश सबसे बड़ी पावर है और ये 10 उपचुनाव होंगे। इस उपचुनाव में अगर अखिलेश यादव हारते हैं, अपनी सीटें हारते हैं,
तो ये नुकसान होगा भविष्य की समग्र राजनीति को, जो कि एंटी बीजेपी होती जा रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में यूपी में कोई कमजोर सीएम नहीं है, कोई कम पॉपुलर नहीं है, बेहद पॉपुलर है। सच बात यह है कि आज की तारीख में मोदी या अमित शाह या पूरी बीजेपी में सबसे मजबूत लीडर यूपी में अगर कोई है तो मोदी योगी जी हैं। अब उधर वो भी चुनाव पूरी ताकत से लड़वाएंगे। देखना यह है कि उनको कितना फ्री हैंड मिलता है, जो टिकट्स बंटवारा होगा इन कैंडिडेट्स का, तो वो योगी जी की कितनी छाप होगी। अगर योगी जी के हिसाब से टिकट होंगे तो आप मान के चलिए बहुत कांटे की टक्कर होगी। अब उसमें अगर ये दोनों चीज यानी आकाश आनंद, मायावती और चंद्रशेखर दोनों अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो ये वोट कटवा की भूमिका के अलावा क्या करेंगे? एक वोट कटवा की भूमिका में आ जाएंगे, जो आजकल ओवैसी साहब है। तो नुकसान किसे होगा? एक दूर की राजनीति को जो लेके चले राहुल गांधी और अखिलेश जी जोड़ के चले, तो मेरे विचार से इन दोनों का ये चुनाव लड़ने का फैसला बिना किसी गठबंधन के, अगर अखिलेश या राहुल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते, सीटों पर तय करते, भले सब सीट पे ये लड़ जाए, वो ना लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक मजबूत चीज है। लेकिन अगर इनकी टक्कर पे लड़ रहे हैं चुनाव कैंडिडेट रख के तो नुकसान होगा। अच्छा, आपने अखिलेश की बात की, समाजवादी पार्टी की बात की। जिस तरह चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी को नुकसान दे रहे हैं दलित वोट को लेकर, मुझे कहीं ऐसा भी लग रहा है जिस तरह से मुस्लिमों की भी आवाज चंद्रशेखर उठाते नजर आते हैं। तो क्या अखिलेश यादव को भी खतरा है कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी कुछ न कुछ खिसक कर चंद्रशेखर के साथ चले? क्योंकि आप नगीना पर देख सकते हैं जहां पूरे प्रदेश में एक तरफा मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा था। नगीना एक ऐसी सीट थी जिसने मुसलमानों ने भी गठबंधन को नकारा और दलितों ने भी गठबंधन को नकारा, रावण जी को वोट दिया, चंद्रशेखर आजाद को वोट दिया। तो क्या ये अखिलेश को भी नुकसान दे सकते हैं भविष्य में? नहीं, मुझे लगता है कि नगीना सीट पर राहुल गांधी और अखिलेश दोनों चाहते थे कि चंद्रशेखर जीत के सदन में पहुंचे, लेकिन गठबंधन क्यों नहीं किया? गठबंधन तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो जीत कर वहां गए जरूर है। गठबंधन की ये तो बहुत सारी चीज होती है। एक बात आप नोट कीजिए, वहां सपा से कौन लड़ रहा था आपको नाम याद है? नहीं याद होगा। बसपा से कौन था आपको नाम याद ही नहीं होगा। क्यों नाम नहीं याद? यानी नहीं कि मुख्य चेहरा वहां पर जो है चंद्रशेखर बन गया गठबंधन की तरफ से। मुझे लगता है गठबंधन ने वहां बहुत ही फ्रेंडली लड़ाई लड़ी है। और एक चीज जो मुझे कन्फर्म पर्सनल तौर पर जानकारी, हालांकि ये चीज कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि वहां चंद्रशेखर की जीत में इमरान मसूद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो बात बहुत कम लोग जानते हैं। ये सीटों का वोटरों का आदान प्रदान था क्या कुछ? जैसे इमरान मसूद को दलित वोट बड़ी संख्या में मिला है। उस लोकसभा में एक कस्बा पड़ता है नेहटोर, नेहटोर में एक डिग्री इंटर कॉलेज है, शायद वो वैसे समाज का डिग्री कॉलेज कुछ इसी नाम से, मुझे नाम अच्छी तरह याद नहीं है। वहां कुछ बसें कई दिन तक खड़ी रही, जो सहारनपुर की बसें थी। उनमें सिर्फ मुस्लिम लोग गए थे, यहाँ से बड़े बड़े उलेमा, प्रभावशाली मुस्लिम लोग, मुस्लिमों में लॉबिंग करने। सहारनपुर के मुस्लिम नगीना में चंद्रशेखर की वर्करी के लिए गए जी, वो बगैर इमरान मसूद शायद संभव नहीं था। और जानकार लोग तो ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर ने अपनी भीम आर्मी भी इमरान मसूद के लिए पूरी तरह एक्टिव की हुई थी यहाँ। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर की जीत में इमरान मसूद का बड़ा योगदान है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि शुरू से इमरान मसूद का उनका बहुत अच्छा आपस में तालमेल रहा, बल्कि जब चंद्रशेखर कुछ नहीं थे, संघर्ष कर रहे थे, तब इमरान मसूद ने काफी मदद भी की है। तो इमरान मसूद ने उनको इस चुनाव में भी मदद दी है और उन्होंने इमरान मसूद को मदद दी है। उधर दूसरी चीज ये कि जो राहुल गांधी और अखिलेश थे, उन्होंने थोड़ा फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में गए तो चंद्रशेखर सीट जीत के आए हैं। ये तो इतना आसान ना होता। देखिए इस बार माजिद बसपा से सहारनपुर चुनाव लड़ रहे थे, मुस्लिम उधर भी नहीं गया, मुस्लिम एक साथ गया जहां गया। इस बार कुछ ही सीट पे ऐसा हुआ है कि जहां मुस्लिम ने पाला बदला है, वो कहा जहां उन्हें दिखाई थे बहुत मजबूत करने थे और जहां गठबंधन ने शायद फ्रेंडली मौका दिया है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम पूरी तरीके से चंद्रशेखर के साथ जाने की स्थिति में है। किसी एक आध सीट की बात अलग है। पूरी तरीके से तो नहीं जाएगा एकदम से, धीरे धीरे ही बदलाव होता है। हो सकता है कुछ फीसदी मुस्लिम वोट लेने में चंद्रशेखर कामयाब होए और अखिलेश को डैमेज हो, ऐसा तो लगता है। मैंने क्या कहा आपको, एक आध सीट पे ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अगर पूरी यूपी में चाहेंगे वो जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करेगा और मुस्लिम वोट मिल जाएगा, असंभव है। आज की तारीख में असंभव है। अभी चंद्रशेखर रावण यूपी में इतना गहरा, इतना बड़ा नाम नहीं हुआ है कि फिलहाल एक मुश्त एक सपा जैसी पार्टी के मुकाबले वो मुस्लिम वोट को खींच ले। ओवैसी नहीं खींच पाया अभी तक भाई। ओवैसी मुस्लिम चेहरा है, बड़ी बड़ी चीज है, रुपए पैसे में हर चीज बहुत मजबूत, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं कर पाया यूपी में ऐसा। तो चंद्रशेखर इतनी जल्दी नहीं कर पाया। हाँ, भविष्य में कर सकता है, सारी एबिलिटीज उसके अंदर मौजूद है, अभी तो शुरुआत हुई है उसकी। चलो अभी हम सपा को और दूसरी बातों को हम छोड़ देते हैं। अभी हम बसपा का जो कोर वोटर है जाटा, खास तौर से दलितों में, आपको क्या लगता है? क्योंकि बहन जी का तो ग्राफ बहुत गिरा है,
अब चंद्रशेखर इसको कब तक अपने पड़े में बदल सकते हैं देखो भाई मैं या नहीं बदल सकते? हो सकता है आकाश आनंद कुछ कर पाए। जो लोग मुझे फेसबुक को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं लगभग कई से 5-6 साल पहले बात फेसबुक पे लिखी थी कि भविष्य में दलित की पॉलिटिक्स ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चंद्रशेखर के हाथ में जाती मुझे दिख रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर भी है मायावती के मुकाबले। वो अंतर क्या है कि मायावती ने कभी भी उग्र राजनीति नहीं की, उग्र दलित राजनीति मायावती ने कभी नहीं की, लेकिन चंद्रशेखर उग्र राजनीति भी करता है, यानी जो युवाओं को बहुत ज्यादा वो तुरंत पसंद भी आता है। मायावती के पास है पुराने लोग हैं, एक तरह से मूंछों में उठा देना। हाँ वो पसंद आता है और ये दौर है इस चीज का फिलहाल। तो वो मतलब मेरा अपना मानना ये है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अभी चंद्रशेखर अगले 10-20-15 साल के अंदर अंदर दलित राजनीति पे जो आज चल रहा है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, जो उसका अब तक का पैटर्न है, जो अब जो स्थिति चल रही है जैसे वो चल रहा है, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि फ्यूचर में वो मायावती का है बल्कि बाकी और भी बहुत सारे दलित लीडर के मुकाबले सबसे बड़ा दलित चेहरा बनने वाला है। अगर बहन जी की बात करें तो बहन जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा बन पाई, देश में नहीं। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर पूरे देश में चेहरा बनेंगे? मैं वही, हालांकि मायावती ऐसा नहीं कि पूरे देश में नहीं, मायावती राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, कई जगह उनके विधायक भी जीत के आते थे, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में थोड़ा प्रभाव, राजस्थान में कुछ, थोड़ा हरियाणा में, लेकिन वो देश की लीडर नहीं बन पाए। देश की लीडर नहीं बन पाए। तो चंद्रशेखर मुझे लगता है शायद चूंकि नया युवा लड़का है, क्योंकि चंद्रशेखर तो दक्षिण भारत तक भी अगर कोई दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, कुछ भी ऐसी बात होती है, तुरंत पहुंच जाते हैं। मैं वो तो कह रहा हूँ, मुझे लगता है असल में मायावती में चंद्रशेखर राजनीति में एक फर्क है। मायावती को जो राजनीति मिली, एक विरासत मिली काशीराम की, उसके पीछे गॉडफादर बैठा हुआ था जिसने समाज को बहुत जबरदस्त तरीके से गोलबंद किया था। चंद्रशेखर ने जो किया खुद किया, लोकल में सपोर्ट रहा, इमरान मसूद का रहा है और अखिलेश का भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है, इस तरह सपोर्ट मिलते चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग उसने अपने दम पे की थी, वो बहुत लड़ाकू था, जुझारू था, वहां से स्टार्ट हुआ था वो, तो उसने स्टेप बाय स्टेप संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए मुझे कोई शक, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह होगी जो वो दलित राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा देश में बन के नहीं उभरेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से चंद्रशेखर राजनीति कर रहे हैं, शायद आज नहीं 10 साल बाद या 20 साल बाद कुछ मुस्लिम या कुछ अन्य वर्ग भी चंद्रशेखर को पसंद करने लगे और उनकी तरफ जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। संभव है, अभी तो वक्त लगा, लेकिन संभव है। जब आदमी संघर्ष करता है रातों रात राजनीतिक परिस्थिति बदल हो जाती है। लेकिन एक सीढ़ी उन्होंने पार कर ली है क्योंकि संसद बड़ी पंचायत में पहुंच चुके हैं। हाँ, वहां से अब इसका ये संसद में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जो हालांकि पूरे देश की निगाह रहेगी इस पर, झलक दिखा भी दी है, वो लगातार चर्चाओं में रहेगा। और जब कोई लीडर चर्चाओं में आना शुरू हो जाता है, मीडिया में चर्चाओं में लगा, नेशनल लेवल पे, तो उसका ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। हाँ, अगर एक भी बयान, चूंकि बड़ी बारीक निगाहें रहेंगी, जो ये लीडर्स आए ना, कई सारे युवा चुन के आए, इनमें बड़ी बारीक निगाह रहेगी जनता की। एक भी बयान बहुत ज्यादा नुकसान भी इनका कर सकता है। जैसे भी जीतने के बाद एक बयान, पता नहीं सच था झूठ था, लेकिन मेरे सामने आया था कि चंद्रशेखर ने कहा कि अगर हम चाहते तो बहुत सारी सीटों पर गठबंधन को हरा सकते थे। तो एक गलत बयान था। इस तरह की बयानबाजी, नेगेटिव बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो ये मेरी चंद्रशेखर को सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये चंद्रशेखर अभी उभरते नेता हैं। अनुमान है जिस तरह से चंद्रशेखर जी राजनीति कर रहे हैं, कल हो सकता है देशव्यापी एक चेहरा बन जाए, दलितों के बीच ना सही, पूरे हो सकता है पूरी और किसी दूसरे समाज का भी, और राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति करें। कितना समय लगेगा, कितना सच हो पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा सदस्य चुनकर मिला है। वो अपनी बात जो भी कहेंगे पूरे देश की उन पर निगाह रहेंगी और यहीं से उनका जो कैरियर है वो उभर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।